नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आदिकाल से जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत ये हमारी आज की तीसरी वीडियो है। इसके अंतर्गत हमने 40 प्रश्न को कर चुके हैं। आज 40 से आगे मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। तो जो सबसे पहला प्रश्न है आज का कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। ये जब मैं रासो साहित्य को पढ़ाई थी तो उसके अंतर्गत मैं ये ट्रिक से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप रासो साहित्य पे जो मेरा वीडियो है आप उसे जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो माना है वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से माना है। और आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि आलाखंड किसने लिखा है? तो आलाखंड जगनिक ने लिखा है। उसके बाद जो दोस्तों हमारा आज का जो चौथा प्रश्न है कि 12 बरस ले कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये किसने कहा है? तो ये खुमान रासो ने कहा है। और खुमान रासो के जो लेखक है वो कौन है? वो दलपति विजय है। और हमारा जो आज का पांचवा प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंध लेखकों को सही कालक्रम में लगाएं। तो जो सबसे पहले जो हमारे जो लेखक हुए हैं वे हैं गारसा दत्त आशी, उसके बाद शिवसी सेंगर और तीसरे हो गए ग्रियर्सन और जो चौथे हैं मिश्र बंधु। ये इनका जो क्रम है, ये सबसे पहले गारसा दत्त आशी, उसके बाद शिवसी सेंगर, उसके बाद ग्रियर्सन, उसके बाद जो हमारे चौथे हो जाएंगे मिश्र बंधु। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का जो छठा प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो क्या है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो एक वीर गाथा है। और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो कौन है? वो चंद्रवरदायी है। और इसके बाद जो हमारा आज का सातवां प्रश्न है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो जो सबसे विकसित जो पद्धति है इतिहास लेखन की वो है वर्णानुक्रम पद्धति। उसके बाद जो दोस्तों हमारा आज का आठवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? तो सर्वप्रथम जो किया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। उसने जो काल क्रम के अनुसार जो कवियों का उन्होंने वर्गीकरण किया है। उसके बाद जो आज का हमारा 9वां प्रश्न है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो वो जो हमारे लेखक हो गए रचनाकार हो गए नरपति नाल। और इनका जो मतलब रचना है वो है विशलदेव रासो। वो जो विशलदेव रासो है उस रासो ग्रंथ में अजमेर के जो शासक है उससे संबंधित वहाँ पे वर्णन किया गया है। और हमारा आज का जो 10वां प्रश्न है कि वज्रयान के जो अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो वज्रयान के जो अनुयायी हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारा 11वां प्रश्न है कि नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? तो जो नारी की निंदा हुई है वो नाथ संप्रदाय में हुई है। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का जो 12वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि पृथ्वीराज रासो को जो शुक शकी संवाद के रूप में उन्होंने बताया है कि वो रचित है शुक और शकी संवाद में। तो दोस्तों हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों हमें इसे याद करना है कि शुक और शकी मतलब दो तारे हैं। वो क्या है? जो तारे हैं हमसे बहुत दूर है यानी कि हजारों मील दूर है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है शुक और शकी। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि शुक और शकी दो तारा है जो हमसे हजारों किलोमीटर
दूर है, पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से पृथ्वी से आपको याद हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, और शुक सखी से याद हो जाएगा कि 2 तारे हैं और जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद जो हमारा आज का जो 13वां प्रश्न है कि आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किस रासो साहित्य में किया गया है। जो आला उदल नामक जो सरदार है उसकी वीरता का वर्णन परमाल रासो में किया गया है। और परमाल रासो के जो कौन है, परमाल रासो के जो है वो जगनिक है। जब मैं रासो साहित्य को पढ़ाई थी तो हमने उसमें ट्रिक बताई थी, खुद दल 20 नर पर जग में। तो यहाँ पे पर जग, तो पर से परमाल रासो और जग से जगनिक हो जाएगा वहाँ। इसके बाद जो हमारा आज का 14वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो में जो है वो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो हमारे चंद्रवरदाई है। और इसके बाद जो है हमारा जो आज का 15वां प्रश्न है कि विद्यापतिकृत किस रचना में भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो भृंग भृंगी जो संवाद हुई है वो कीर्तिलता में हुई है। उनकी जो उनके जो रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तो यहाँ पे कीर्तिलता में भृंग और भृंगी संवाद की रचना जो वर्णन किया गया है भृंग भृंगी संवाद का। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का जो 16वां प्रश्न है कि पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को किसने नागिन की लहर कहा। यानी कि पदावली के जो श्रृंगारिक पद है, पद में जो मादकता है उसे नागिन की लहर कहा है। तो नागिन की लहर किसने कहा है, तो निराला ने कहा है। जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो छायावाद युग के प्रमुख कवि है, उसने उसे नागिन की लहर कहा है। उसके बाद जो हमारा आज का 17वां प्रश्न है कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किस काव्य को कहा गया है। तो जो किस काव्य को कहा गया है, तो उसे पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। उसके बाद जो हमारा आज का 18वां प्रश्न है कि पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है। तो पुष्य कवि को भाखा की जड़ शिवसी सेंगर ने कहा। और हिंदी की प्रथम रचना कौन है, तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है, जो श्रावकाचार देवसेन के द्वारा लिखा गया है। और हमारा जो आज का 20वां प्रश्न है कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किन की पंक्ति है। तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जितने प्रश्न हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। एक भी प्रश्न मैंने उसे बाहर से नहीं लिया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन्हीं सब प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। उसके बाद जो हमारा आज का 21वां प्रश्न है कि उपदेश रसायन रास किसकी रचना है। तो उपदेश रसायन रास जो है वो जिनदत्त सूरी की रचना है। और ये भी मैं वहाँ पे ट्रिक बता चुकी हूँ कि जिन क्या है, जिन उपदेश देते हैं। उसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला कवि पुष्य कवि को माना है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से आलोचक ने बीसल देवरासो को प्रथम गीति ग्रंथ माना है। तो कौन से आलोचक ने माना है, तो राम कुमार वर्मा ने बीसल देवरासो को प्रथम गीति ग्रंथ माना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि दोहा या फिर दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो वो अपभ्रंश भाषा का छंद है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है। जो हमारा संत मत के अलावा शब्द यानी कि उसका जो हिंदी हो जाता है शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है। तो वो जो और हुआ है नाथ पंथ में हुआ है। उसके बाद है कि राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। तो राजमती जो है वो बीसल देवरासो की जो हमारे ग्रंथ है उसमें वो नायिका है राजमती। और बीसल देवरासो किसने लिखा है, तो 20 नर यानी कि नरपति नाल ने लिखा है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल
इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं हमारे जो मैथिल कोकिल है विद्यापति जी, वो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कुवलय माला कथाकार के रचनाकार कौन है? तो कुवलय माला के जो रचनाकार है वो उद्यतन सूरि है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो ये व्याकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो हमारा ग्रंथ है वो व्याकरण है और इसके जो रचनाकार कौन है वो दामोदर शर्मा है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या है। हमारा आज का अगला प्रश्न और जो अंतिम प्रश्न है वो है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? जो मैथिली जो हमारा भाषा है तो उसके जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है वर्ण रत्नाकर। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको कैसा लगा ये प्रश्न प्लीज़ बताइएगा। और आपको इसका अगर PDF चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारा UGC का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो 10 इकाई हैं उसमें से किसी भी यूनिट पे आपको अगर उसका PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है जो लर्न विथ रूबी UGC नेट, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। और दोस्तों पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।